Welcome to Clear UPSC PCS. Here I am Abhi Shukla, and today is November 11 November, and I am here with the Indian Express complete newspaper and editorial analysis of 11th of November 2020. So let's start, guys. एनडीए बैक नीतीश डेंटेड अलायंस। तो अभी जो एनडीए के गवर्नमेंट है, जो नीतीश और जो बीजेपी की जो पार्टी है, दोनों उनके अलायंस में जो गवर्नमेंट थी, उसने जीत लिया है बिहार का इलेक्शन। सो दैट इज़ अ न्यूज़ फ्रॉम दिस। तो जो दूसरी पार्टी थी, मतलब जो बीजेपी की पार्टी है ये एनडीए की, इसको 125 सीट्स मिली हैं और महागठबंधन जो था उसको आई थिंक 110 सीट मिली हैं अभी तक की जो न्यूज़ आई है। ओके, सो दैट इज़ अ थिंग। अभी आज एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जितने भी, जैसा गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का है और जितने भी पेज हैं, एडिटोरियल्स में भी दोनों पे पॉलिटिक्स की बात होगी की गई है। तो फिर रिजल्ट आ रहा है, इसकी वजह से पूरा पेपर जो है वो इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनके बेस पे भरा पड़ा है बिहार के। ओके, तो मैं वही डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को समझने की हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी तो समझनी ही है, बट जैसे मान लीजिए महागठबंधन है तो कहाँ पे कमी रह गई, क्या हुआ, वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है। यूपीएससी हमसे ये नहीं पूछेगा। ओके, सो जैसे आप देख सकते हैं, डिफाइंग एग्जिट पोल बीजेपी जेडी सेट टू रिटर्न चिराग कट दिए रोड। तो दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तेजस्वी के बारे में दिया गया है, दैट ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। आर जेडी अलाइज फॉल्स जस्ट शॉर्ट एलीग्ड मिसकाउंट इलेक्शन कमीशन सेड ऑल इन ऑर्डर। तो अभी इसमें ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको बता देता हूँ, आया है तो। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो यूनियन और स्टेट के सॉरी जो इलेक्शंस हैं उसको कंडक्ट कराती है। द बॉडी एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्शन टू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन कंट्री। ठीक है, तो किस किस चीज़ की इलेक्शन कराती है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है ये कराती है। ओके, एक चीज़ याद रखिए, ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होते हैं, जैसे जो लोग विलेज से होंगे लोग जानते होंगे, ग्राम प्रधान का जो इलेक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं कराता है, इसके लिए स्टेट की एक अलग से वो होता है। ठीक है, पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन एंड एस्टेब्लिश ए कॉमन ऑफ दिस मैटर। द इलेक्शन कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 25 जनवरी 1950। तो 25 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था इलेक्शन कमीशन। ओके, सो दैट इज थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इलेक्शन कमीशन। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। नीतीश के बारे में दिया गया है, कांग्रेस नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दीज आर न्यूज आइटम्स दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट अस, बिकॉज पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हमें यूपीएससी एग्जाम देना है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। ओके, अब मोदी की एससीओ की टॉक थी, ठीक है, तो वहाँ पे चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं, चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी थे, और पाकिस्तान के भी थे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि उन्होंने उन लोगों को फटकार लगाई है, और उन्होंने कहा है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो अपनी टेरिटरी में सॉवरेंटी बनाए रखें, और इंडिया की भी टेरिटरी हो उसमें सॉवरेंटी बने रहने दें, वहाँ पे टेरर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग सुन रहे थे, नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से उनको एक मैसेज दिया है। ये जो समिट थी, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, एससीओ समिट थी। एससीओ के बारे में आपको बता देता हूँ। अब ऐसे ही ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं समझ लिया आपको करंट रिवाइज करते चलना है साथ साथ न्यूज़पेपर के। ओके, एससीओ इज परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो पीस और स्टेबिलिटी के लिए ये है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बनी थी। ठीक है, चार्टर जो इसका साइन हुआ था 2002 में, इंटर इंटू 4 2003। तो देखो, बनी थी 2001 में, चार्टर इसका साइन हुआ था 2002 में, और इन्फोर्स में आई थी 2003 में। इट इज अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट विच आउटलाइन द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड प्रिंसिपल एज वेल एट स्ट्रक्चर एंड कोर एक्टिविटीज। द एससीओ ऑफिशियल लैंग्वेज आर रशियन एंड चाइनीज़। तो एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये रशियन है और चाइनीज़ है। ओके, ये याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी ऐसे माइनर पॉइंट्स को जैसे स्टेटमेंट दे देता है ना, माइनर पॉइंट्स को, जैसे उसने दे दिया
कि सीओ की जो लैंग्वेज है उसने एक दे दिया चाइनीज़, एक दे दिया हिंदी। तो अभी आपको लगेगा मोदी जी तो सबमिट करते हैं, तो आपको लगेगा कि हिंदी भी हो सकती है। तो यूपीएससी ऐसे ही फंसाता है, आपको माइनर चीज़ें पता होनी चाहिए, वरना प्रीलिम्स में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो रशियन और चाइनीज़ जो लैंग्वेज है वो ये सीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेट्स मूव फर्दर, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। कैपिटल डेट टच टू न्यू हाई, सेंटर टेस्ट फॉर ऑक्सीजन टू, सॉरी कैपिटल डेट तो जो कैपिटल सिटी है दिल्ली में, वहाँ पे जो कोविड की मोर्टालिटी हो बढ़ती जा रही है कोविड की वजह से, ठीक है। तो अभी इसमें एक और सजेशन दिया गया है कि देखिए पॉल्यूशन की वजह से, मैंने कल भी बताया था कि पॉल्यूशन की वजह से कोविड की जो मोर्टालिटी हो बढ़ती है। तो अभी ऐसा कहा गया है कि कोविड की जो टेस्टिंग चल रही है वो तो ठीक ही है, बट अभी ऑक्सीजन लेवल जो वहाँ पे है वो भी देखने की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन लेवल के टेस्ट की भी ज़रूरत है। रॉन्ग तिहाड़ प्रिजनर रिलीज री अरेस्टेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने सोचा कि आप थोड़ा सा पॉलिटिकल सिस्टम का बैकड्रॉप पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि हमारे ऑफिसर्स को देखिए, मतलब कि 2 आदमी एक ही नाम के थे, तो एक जिस आदमी को रिलीज़ करना था उस आदमी को ना रिलीज़ करके उसी नाम के दूसरे आदमी को उन्होंने जेल से बाहर कर दिया, ठीक है। जिसको रिलीज़ होना था वो जेल में बंद था। तो अभी आप सोच सकते हैं कि चलो ठीक है, नाम एक था, सारी चीज़ें एक थोड़ी हो सकती हैं। तो उसमें मुझे लगता है क्रॉस चेकिंग में मिस्टेक हुई कि जिस आदमी को रिहा करना था उसको आपने रिहा नहीं किया, उस नाम के दूसरे आदमी को जिसकी सज़ा अभी बहुत ज़्यादा बाकी थी उसको आपने रिहा कर दिया। बहरहाल उसको फिर से अरेस्ट कर लिया गया है, बट जो मैकेनिज़्म है उसका फेलियर दिखाता है, इसको आप कोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक केस कहाँ है, न्यू दिल्ली का ही है, तिहाड़ जेल का। यूनिक ई हेल्थ कार्ड फॉर ऑल दिल्ली रेजिडेंट बाय अगस्त नेक्स्ट ईयर से सीएम। तो केजरीवाल जी ने कहा है कि एक यूनिक ई हेल्थ कार्ड होगा जिस पे क्या होगा, किसी आदमी की जो हेल्थ रिपोर्ट है कि या किस किस चीज़ों से इन्फेक्टेड है और उसके बॉडी में क्या क्या कैसे है, उसकी प्रॉपर उसकी जांच होती रहेगी। और वो जो क्लाउड बेस पे है, वो क्लाउड पे वो जो होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव रहेगी, उसको कोई भी आदमी कहीं से भी एक्सेस कर सकता। कोई भी आदमी एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि सबको हेल्थ डिटेल नहीं दी जाएगी, बट मतलब कि जो कार्ड होल्डर है या उसका जो डॉक्टर है वहाँ पे जाकर वो एक्सेस किया जा सकता है। ये इन्होंने कहा है कि अगस्त से हम शुरू कर देंगे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। ये क्लाउड बेस्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन मैकेनिज़्म सिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है। तो वही उससे हेल्थ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो दुनिया भर का जो एक फ़ाइल लेके घूमनी पड़ती है वो हमें लेके घूमनी नहीं पड़ेगी। ओके, सो दैट इज़ आई थिंक डॉक्टर बेटर ट्रीटमेंट कर पाएंगे। कैपिटल इंस्टीट्यूट ऑड इवन एज पॉल्यूशन टच इमरजेंसी लेवल। तो इन्होंने कहा कि अभी जो दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल वो बढ़ता जा रहा है, तो अगर इमरजेंसी लेवल पहुंचता है तो ऑड इवन का जो फार्मूला है दिल्ली में वो लागू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें ऐसा ही होता है, जैसे जैसे एयर क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है, तो सीवियर वगैरह जैसे मान ली हो जाएगी, ठीक है, या मोर सीवियर हो जाती है। तो उसमें होता क्या है ना कि जैसे अभी डीजल के इंजन बंद कर दिए गए थे, ठीक है, तो ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स जो है वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है दिल्ली का, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो उस पर एक्शन लेना शुरू करते हैं। जैसे अभी डीजल इंजन वहाँ पे बंद है, अभी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आने वाली अगर आ जाएगी तो उसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन जितने हैं दिल्ली में वो बंद कर दिए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में PM 2.5 और PM 10 दोनों रिलीज़ होते हैं। ओके, और दूसरी बात फिर ऑड इवन वहाँ पे लागू हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरी चीज़, जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उनको दिल्ली में एंटर करने से मना कर दिया जाएगा, उनके बाईपास से बाहर से निकलना होगा, बाहर की गाड़ियाँ दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगी। कल एक और सजेशन दिया गया था, बहरहाल ये ग्रैब का पार्ट नहीं है, बट सजेशन आप उसको भी यूज कर सकते हैं अगर आपसे पूछेगा तो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है उसको भी किया जा सकता है। क्योंकि देखिए ऑड इवन करके आप चाहते हैं गाड़ियाँ कम हो जाए, तो आप वर्क फ्रॉम होम कर दीजिए, उससे आदमी कम हो जाएंगे बाहर निकलने वाले, ठीक है, घर से काम करेंगे लोग। सो दैट्स आई थिंक क्रैक डाउन। तो अभी पटाखों में बैन कर दिया गया है। कोर्ट डिसमिस शाहरुख बेल प्लीज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। LAC सिचुएशन स्टेबल होप फॉर म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट। आर्मी चीफ, तो आर्मी चीफ जो हमारे हैं नरवाने जी, उन्होंने कहा है कि जो LAC की सिचुएशन इस टाइम पे स्टेबल है। 8 बायलैटरल टॉक हो चुकी हैं जनरल लेवल की या कमांडर लेवल की। तो अभी उन्होंने कहा है कि दोनों जो कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना, दोनों की जो सिचुएशन है स्टेबल है। और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात की जा रही है कि दोनों कंट्रीज़ को सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ दोनों कंट्रीज़ के टेरिटरीज़ जो हैं सुरक्षित हैं, ठीक है। और इसी बेस पे फिर एक नया लाइक एज एग्रीमेंट करके और उसके बाद LAC की जो सेफ्टी है वो बनाई जाएगी। तो उन्होंने कहा है म्यूचुअल बेनिफिशियल एग्रीमेंट, उन्होंने कहा है
कि जो दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट करे, वैसा एग्रीमेंट करने की बात की जा रही है। ओके, बिहाइंड स्लो काउंट कोविड प्रिकॉशन मोर पोलिंग स्टेशन। तो अभी कल बिहार का इलेक्शन हो रहा था, आप लोगों में से जो लोग वॉच कर रहे होंगे पता होगा कि देर रात तक काउंटिंग हुई, शाम को 5-6 बजे तक केवल आधी ही काउंटिंग हो पाई थी। ओके, तो इसका रीज़न इन्होंने दिया है कि जो पोलिंग स्टेशन थे, जैसे कि एक जो बूथ था, एक बूथ जो बनाया गया था उस पर केवल 1000 लोग ही वोट कर सकते थे। 1000 लोग के लिए एक बूथ बनाया गया था, तो बूथ की संख्या ज़्यादा हो गई। जब बूथ की संख्या ज़्यादा हो गई तो जो ईवीएम मशीन है उनकी भी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर कम ईवीएम मशीन है तो उनको काउंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ज़्यादा जो ईवीएम मशीन है उनको काउंट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। लोगों ने एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए थे कि स्लो काउंटिंग हो रही है, कुछ तो इसमें घोटाला हो रहा है या फिर फ्रॉड हो रहा है। बट इलेक्शन कमीशन ने जो उसका क्लेरिफिकेशन दिया, उन्होंने कहा कि जब हमारे पास ईवीएम मशीन ज़्यादा है और हमने पोलिंग स्टेशन ज़्यादा बना दिए हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उसी वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम एकदम क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट देंगे, डोंट वरी। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी किया गया था कि जो ऑफिसर से दूर दूर से काउंटिंग कर रहे थे। ओके, कोऑर्डिनेशन का भी थोड़ा सा इशू है, बट ये माइनर इशू था। मेजर इशू वही तक पोलिंग स्टेशन ज़्यादा हो गए थे, ईवीएम मशीन ज़्यादा हो गई थी। अभी देखिए, आप जहाँ भी देखेंगे हर एक जगह वही पॉलिटिक्स किया है कि ओवैसी का, आरजेडी क्या क्या है। कोई भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिटिक्स भी पूरा भरा पड़ा है, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सब कुछ बता दूंगा इस न्यूज़पेपर से, ठीक है। कुछ भी छूटेगा नहीं, चिंता मत कीजिए। जो इंपॉर्टेंट है कुछ भी नहीं छूटेगा। मैं आपको आपका इसी वजह से जो स्टैटिक है वो भी रिवाइज कराता जाता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी मैंने इलेक्शन कमीशन आपका रिवाइज कराया, तो ऐसे ऐसे करके जो आएगा मैं रिवाइज कराता जाऊँगा। सेंटर एक्सटेंड फ्रेश इनवाइट फॉर पंजाब फार्मर फॉर टॉक। तो पंजाब के फार्मर्स जो हैं, जो 3 फार्मर बिल्स आए थे उस पर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने फिर से फ्रेश इन्विटेशन दिया है जो वहाँ के लीडर्स हैं उन यूनियंस के, कि आओ फिर से हम बायलैटरल टॉक करेंगे और उस पर बाद फिर बातचीत होगी क्या कैसे करना है। ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? पहले एपीएमसी मंडी होती थी, ठीक है, अभी भी होती है अभी भी चल रही है। तो अभी इसमें क्या होता था कि एपीएमसी मंडी में जो आढ़तियाज होते थे उनको कमीशन दिया जाता था, मिडल मैन जो होते थे। ओके, और ऐसा किया जाता था कि जिससे कि कोई आदमी आके अनफेयर वैल्यू लगा के किसानों को एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। ओके, एपीएमसी मंडीज़ होती थी। अभी तो बाहर का कोई आदमी आके कर नहीं सकता था, मिडल मैन्स होते थे, उनको कमीशन मिल जाता था, ठीक है। तो वो अच्छा काम हो रहा था, किसानों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा था। बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो बाहर की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो आके डायरेक्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं मार्केट में, मंडी में आके, ठीक है। तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि जो बाहर के लोग आएंगे तो अपने हिसाब से अपना जो प्राइस है उसको लगाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से किसानों का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। दूसरा, इन बिल्स में एक चीज़ और भी है कि एमएसपी के बारे में कुछ नहीं बोला गया। हालांकि एमएसपी के बारे में ये भी नहीं कहा गया है कि एमएसपी हटाई जाएगी, लेकिन उसमें ये भी नहीं कहा गया है कि एमएसपी रहेगी। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था, क्लियरेंस दी थी कि भाई एमएसपी हटाई नहीं गई है, और उन्होंने एमएसपी एक चीज़ पे बढ़ा भी दी थी। बट किसानों को ये डर है कि बाहर के लोग आके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसलिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रोवाइड सफिशिएंट सिक्योरिटी टू कैंडिडेट फॉर अपकमिंग पोल। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन होना है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, डीडीसी का, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो कैंडिडेट्स हैं उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाए, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर की हालत ठीक नहीं है। ओके, सो दैट्स द थिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज़ आप इससे एनालाइज कर सकते हैं कि अगर जो कैंडिडेट्स इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं उनके लिए सिक्योरिटी नहीं है, तो पब्लिक के लिए भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, ठीक है। तो वहाँ पे इससे हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, या अच्छी भी हैं तो कब तक, मतलब कि उसको पैनिक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये डर है लोगों को। ओके, विल शेयर डिटेल ऑन फाइजर ट्रायल अपॉन इट फाइनली गवर्नमेंट। तो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए इंडिया बात कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में आगे भी दिया हुआ है फाइजर के बारे में। तो अभी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट के बारे में इंडिया बात कर रहा है सभी लोगों से। ओके, अब क्या फाइजर की जो डिटेल है वो फाइनली शेयर की जाएगी। इसमें अभी सीन क्या है ना कि जो टेम्परेचर की रेंज है वो 2 डिग्री सेल्सियस टू -70 डिग्री सेल्सियस एज वेल डोजेज विल बी रिक्वायर्ड टू बी एडमिनिस्टर्ड। तो ये टेम्परेचर का इशू है कि उस पर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रखना पड़ेगा फाइजर को, और उसके लिए इंडिया अभी देख रही है, बिकॉज जितने इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास अभी है नहीं। तो दैट इज़ अ थिंग। ओके,
लेट्स मूव फर्दर। ये फाइजर के बारे में आगे दिया हुआ है, इसलिए मैं बता नहीं रहा आपको, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा क्या क्या इशू आ रहे हैं, मतलब फाइजर को अगर इंडिया में लाया जाएगा इशू कौन कौन से आएंगे वो आगे दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। महाराष्ट्र अनाउंस SOP अहेड ऑफ रीओपनिंग ऑफ स्कूल। तो महाराष्ट्र ने रीओपनिंग स्कूल को रीओपन करने के लिए मना कर दिया है। केवल वही 9 to 12 आई थिंक 11th और 12th का ही ओपन है वहाँ पे। उन्होंने कहा है कि जो जैसे अल्टरनेटिव मैकेनिज्म नहीं होता कि चलो ठीक है भाई एक दिन की छुट्टी है मान लीजिए संडे को, तो उन्होंने बोल दिया कि 3 घंटे के लिए आ जाओ, 2 घंटे के लिए आ जाओ और जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दो, प्रॉपर क्लासेस और जो लोअर क्लासेस हैं उनकी नहीं चलेगी। ओके। श्रृंगला होल्ड्स बायलैटरल मीट विद मालदीवियन लीडरशिप। तो इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम नहीं, उसमें कुछ पॉइंट नहीं थे। कल आया था, मैं आपको बता देता हूँ कि मालदीव्स के लिए इंडिया ने 2 बिलियन डॉलर्स जो है वो कोविड में दिया था, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया है मालदीव्स ने इंडिया को। और जो ये हैं ये की इंफ्रास्ट्रक्चर जो 8 प्रोजेक्ट थे जो नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में साइन किए थे, उसके लिए इन्होंने बात की है और इन्होंने कहा है कि उसकी हम स्पीड बूस्टअप करेंगे। गुजरात गवर्नमेंट प्लान टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम गुजरात में बनने वाला है, 2 से 4-5 साल में बन जाएगा। ठीक है, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1500 करोड़ लगभग एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी। ओके। तो टूरिज़्म को भी प्रमोट करेगा। ओके, बच्चे जब आएंगे और तो दैट इज़ अ थिंग जो यहाँ पे बनने वाला है। ये सारी चीज़ें अदर स्टेट्स में भी होनी चाहिए। ED प्रूव्स टू फर्म इन केस अगेंस्ट बिजनेस। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ED के बारे में आपको बता देता हूँ। मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ 2 स्पेशल लॉ। 2 स्पेशल लॉ को करता है FEMA और PMLA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। दैट इज द थिंग। पंजाब अलाउ ग्रीन क्रैकर टू 2 hour ऑन दिवाली। तो अभी हरियाणा ने अलाउ किया था 2 घंटे के लिए पटाखों के लिए। अब आपको पता ही है कि 2 घंटे अगर जलेंगे तो आपको पता ही है कि जलाएंगे ही लोग, क्योंकि मान लीजिए ने 8 से 10 का दे दिया तो 7:30 से वाले भी शुरू कर दिए। तो अब ये तो इतना तो पॉसिबल है नहीं कि सबके घर घर जाके चेक करेंगे कौन कितने बजे चला रहा है। ओके, तो अभी पंजाब ने भी दे दिया, हरियाणा ने भी दिया था। तो अभी दिल्ली की मुश्किलें समझ लीजिए आप और बढ़ने वाली हैं, बिकॉज हरियाणा और पंजाब का जो धुआं होगा वो जो मानसून रिट्रीट हो रहा है उसकी वजह से वो आके दिल्ली में ही रुकेगा। ओके, दैट इज द थिंग। दिल्ली NCR में वो प्रॉब्लम फिर से क्रिएट होने वाली है, ऐसा हम कह सकते हैं। GST कंपनसेशन, हाउ सम स्टेट्स आर बोरोइंग एंड विच वंस आर नॉट। तो GST कंपनसेशन की बात हो रही है। अभी GST कंपनसेशन मैं बताता हूँ, जब GST लागू हुई थी तो स्टेट्स ने कहा था कि हो सकता है कि जो हमारी जो रेवेन्यू है वो कम हो जाए। तो स्टेट ने कहा था कि अगर आपकी 14% से कम होती है उसका कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब उसी की बात हो रही है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि व्हाट इज़ द स्पेशल विंडो फॉर बोरोइंग। तो स्पेशल विंडो फॉर बोरोइंग क्या है? सेंटर वुड बोरो फ्रॉम द मार्केट एंड देन एक्ट एज इंटरमीडिएट टू अरेंज बैक टू बैक लोन्स टू पे द GST कंपनसेशन शॉर्ट फॉल 1.1 लाख करोड़ टू स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी इसमें स्पेशल विंडो ऑफ बोरोइंग का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं और से बोरो करेगी और डायरेक्ट स्टेट को प्रोवाइड करा देगी, मतलब एक इंटरमीडिएट की तरह काम करेगी। केरला, पंजाब, छत्तीसगढ़ ये काम किया है। ठीक है, अभी इसमें डेटा दिया गया है नॉट ऑफ ट्रस्ट। वाई कुड स्टेट नॉट बोरो इंस्टेड ऑफ सेंटर इन लिविंग द बोरोइंग। तो स्टेट बोरो, कुछ स्टेट बोरो क्यों नहीं कर रहे हैं? द अर्लियर प्रपोजल वाज फॉर अ स्पेशल विंडो टू फैसिलिटेट बाय RBI एंड द सेंटर। तो पहले का जो प्लान था वो था कि RBI से वो सेंटर लेगा और फिर सेंटर स्टेट को प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, पहला जो प्लान था। बट स्टेट्स वुड हैव हैड टू टैप द विंडो सेपरेटली। वन ऑफ द प्राइमरी concern of the mechanism was that state when divided into groups would have tapped the market for borrowing separately, leading to differential rates with the wide variance in interest rate between the state with more debt and those with the less debt। तो अभी वही था कि जो जैसे मान लीजिए स्टेट्स की जब ग्रुपिंग हो जाती तो उसमें क्या होता है कि दोनों जो जिन स्टेट के पास ज़्यादा डेप्ट है तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, और जो जिनके पास कम डेप्ट है उनको कम इंटरेस्ट पे। तो इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन की वजह से कुछ स्टेट्स इसको नहीं मार रहे हैं। आल्सो द यील्ड ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स विच इज टूल फॉर मार्केट बोरोइंग बाय द स्टेट आर जनरली एट अ प्रीमियम हायर देन यील्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो जो यील्ड है स्टेट्स की बोरोइंग की, स्टेट जहाँ से बोरो करता है उसकी जो यील्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के बोरोइंग से ज़्यादा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो ही क्यों करेंगे? तो ये 2 रीजन है। हाउ हैज़ द स्कीम प्रोग्रेस सो फार अंडर द स्पेशल विंडो? सेंटर हैज़ ऑलरेडी बोरोड 12,000 करोड़। तो 12,000 करोड़ सेंटर ने पहले से बोरो कर रखा है, कुछ स्टेट्स में ले भी लिया है।
फर्स्ट ट्रेंच बोरोइंग अक्टूबर 23 को कैरी की गई थी, ठीक है। 16 स्टेट और 2 यूटीज़ को पहले दिया गया था, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, असम, यूपी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। What is way forward for the rest? The Finance Minister is now engaged in a dialogue with the opposing states to join the scheme। तो अभी opposing states हैं जो अपोज कर रहे हैं उनको ज्वाइन करने के लिए जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बात की है, कर रहे हैं, ठीक है। Economists say that borrowing issue has only been resolved for the compensation shortfall for the fiscal and it remains to be seen how this issue will be resolved for the next fiscal। Given the tax revenue are expected to grow at lower than 14% guarantee to state under compensation mechanism। तो जैसे उन्होंने कहा कि अब बार का तो ठीक है, लेकिन जो एस्टिमेशन है वो ये कह रहा है कि अगले साल भी 14% से कम ही जो रेवेन्यू होगा वो स्टेट का होगा। तो सेंटर को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। अब ये जो एडिटोरियल पेज में एक है बिहार बीजेपी प्रोग्रेस। तो बिहार की बीजेपी प्रोग्रेस से टोटल ये क्या कहते हैं पॉलिटिक्स पे है कि बीजेपी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और अदर पार्टीज़ के बारे में कुछ पॉइंट है, पूरा पॉलिटिकल है, हालांकि मैं डिस्कस कर दूंगा। एक ये, दूसरा एक ये तेजस्वी यादव के बारे में लिखा गया है कि उनको क्या करना चाहिए था या क्या नहीं। तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई पॉइंट नहीं मिले, क्योंकि तेजस्वी यादव के बारे में पढ़ के आप क्या ही यूपीएससी में कर लेंगे। ओके, तो इसमें पढ़ते द वर्ल्ड ट्रम्प स्टेप ऑफ फाइट ए बार अलाउज प्रूव्ड इनटू क्लेम्स ऑफ इलेक्शन फ्रॉड। अभी ट्रम्प ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया है। ट्रम्प के जो ऑफिशियल थे ट्रम्प के द्वारा इलेक्टेड, उन्होंने कहा है उनको वो बाउंड कर रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल जो बिडेन की जो गवर्नमेंट है उससे कोऑपरेट करने के लिए उन्होंने मना कर दिया है, ठीक है। जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल थे, ट्रम्प कह रहे हैं कि आप मना कर दो, ठीक है। ट्रम्प ने बहुत सारे एलिगेशन भी इलेक्शन पे लगा दिए हैं। बिडेन विक्ट्री कंडेम ट्रम्प्स अदर कंसर्निंग मूव ऑन मंडे। तो बिडेन की जो विक्ट्री है ट्रम्प ने उसको क्या कर दिया है, उसको कर दिया है कंडेम, ठीक है। बार अथॉराइज यूएस अटॉर्नी टू प्रूव सब्सटेंशियल एलिगेशन ऑफ वाटर रेगुलेटरी एंड इलेक्शन फ्रॉड। देयर इज नो वाइड प्रेजेंट चांस ऑफ द टाइप ऑफ ट्रबल इन 2020 इलेक्शन। इनफैक्ट तो अभी इलेक्शन के जो ऑफिशियल्स हैं ना, ट्रम्प ने तो उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिए, लेकिन जो इलेक्शन के ऑफिशियल्स हैं वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में कोई भी चीज़ें नहीं हुई हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उन्होंने सूट फाइल कर दिया है, कोर्ट है, कोई भी जाके कुछ भी कर सकता है। ओके, सो दैट इज द थिंग। यूएस अलाउज इमरजेंसी यूज ऑफ फर्स्ट कोविड एंटीबॉडी ड्रग। तो पहली कोविड की जो एंटीबॉडी जो ड्रग है उसके बारे में बात। सो दैट इज द थिंग। अभी जो पहले यूएस ने एक की थी, आई थिंक वो फेविपिरावीर थी, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पहले वो एंटीबॉडी नहीं थी, एंटीबॉडी ड्रग नहीं थी, वो पहली कोविड के लिए इन्होंने जो अनाउंस की थी, ठीक है। और दूसरी अभी जो उन्होंने करी है उसका नाम है बामलानी विमैब, ठीक है। बामलानी विमैब स्पेलिंग याद रखिएगा, VAMLANVIMAB, बामलानी विमैब, ठीक है। तो अभी इसको बनाया किसने है, एली लिली एंड कंपनी ट्रीटमेंट, इन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। ये एंटीबॉडी, अब इसमें मैकेनिज्म क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी आदमी को कोविड का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होगी, तो उसको किसी दूसरे आदमी की बॉडी में डाल देंगे तो उसकी भी एंटीबॉडी स्ट्रांग हो जाएगी और उससे लड़ सकेगा। बट ये करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी डोनेट कोई करना नहीं चाहता, इस पर प्रॉब्लम सारी थी। इसमें होगा क्या कि जो एंटीबॉडी है वो ऐसी एंटीबॉडी मैन्युफैक्चर की जाएगी जो किसी के शरीर के किसी की बॉडी में अगर एंटर कराई जाएगी तो वो क्या होगा, कोविड से वो लड़ लेगी अच्छे से, ठीक है। अभी आर्मेनिया अजरबैजान एग्री टू एंड फाइट इन नागोर्नो काराबाग। तो आर्मेनिया और अजरबैजान का जो इशू था वो नागोर्नो काराबाग पे रीजन में उन्होंने डिसाइड किया है कि दोनों लोग क्या करेंगे, फाइट को एंड करेंगे और जो वॉर है वो ख़त्म करेंगे। रूस ने इसमें अपना थोड़ा सा इंटरवेंशन दिया है, उसने 2000 रशियन पीस कीपर जो ट्रूप्स हैं उनको वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। अब नागोर्नो काराबाग के बारे में बताओ। नागोर्नो काराबाग हैज़ बीन अंडर द कंट्रोल ऑफ एथनिक आर्मेनियन फोर्स। तो नागोर्नो काराबाग जो है वो आर्मेनियन जो लोग हैं वो उनके अंडर में है, ठीक है। एथनिक आर्मेनियन फोर्स बैक्ड बाय आर्मेनिया सिंस 1994 ट्रूस एंडेड इज सेपरेटिस्ट वार्स स्पोर्डिक clashes occurred since then and full scale fighting began in September 27, ठीक है। तो फुल स्केल फाइट September 27 से बिगिन हो गई थी। 1994 में आर्मेनिया ने उसको ले लिया था,
ठीक है। अभी यहाँ पे सीन क्या है ना, कश्मीर लाइक का एकदम सेम टू सेम कश्मीर लाइक का सीन है। दोनों कंट्रीज़ की टेरिटरी भी अपना वो बताती हैं, एक ने ऑक्यूपाई किया एक ने नहीं किया है। अब अर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियन said on Facebook that calling and the end of fight were extremely painful for more personally to our people। तो उन्होंने कहा हमारे लोगों के लिए अच्छा मतलब कि बहुत पेनफुल है वॉर का एंड करना। एग्रीमेंट टॉक भी हुई है दोनों में, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अकदम जो रीजन है वो अर्मेनिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है, बट अजरबैजान की जो मेन सिटी है वो अकदम ही है और उसका नाम भी अकदम ही है। तो इसकी वजह से वो जैसे मान लीजिए दिल्ली की आधी टेरिटरी कोई वो ऑक्यूपाई कर ले तो दिल्ली मेन कैपिटल है इंडिया की, तो उससे उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और सारी जो रेपुटेशन है वो भी डाउन होती है, ठीक है। ओके नाउ मैं आपको मैप थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसका मैप इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए ये मैप है, ओके। इसमें क्या है कि ये अजरबैजान है, ओके। अजरबैजान के बाद आर्मेनिया आपको दिख रहा होगा। अभी ये जो येलो टाइप का रीजन दिख रहा है इसको अजरबैजान ने क्या किया है, ऑक्यूपाई कर लिया है। अजरबैजान ने जो येलो टाइप का रीजन दिख रहा है इसको आर्मेनियन जो फोर्स हैं उनसे ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। ये छोटा सा जो एक ग्रीन सा दिख रहा होगा आर्मेनिया के ये बगल, इसको क्या किया है आर्मेनिया ने ऑक्यूपाई किया है अजरबैजान की फोर्स से। और जो रेड वाला दिख रहा है नागोर्नो काराबाख ऑक्यूपाइड बाई अजरबैजान मिलिट्री फोर्स। तो अजरबैजान की जो रेड वाला रीजन है ये अजरबैजान की मिलिट्री फोर्स ने ऑक्यूपाई किया है। तब दोनों लोग डिमांड कर रहे हैं ये हमारी टेरिटरी है, कश्मीर लाइक इशू है। सो दैट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव फर्दर। यूके पीएम जॉनसन डिफीटेड इन पार्लियामेंट ऑन ब्रेक्जिट लॉ दैट वुड ब्रीच यू ट्रीटी। तो यूके की जो प्राइम मिनिस्टर जॉनसन है वो ब्रेक्जिट से निकलने के लिए मतलब वो चाहते थे कि जो ब्रेक्जिट का रूल है उसको ब्रीच कर दें एक लॉ पास करके, जिससे कि उनकी ट्रेड एक्टिविटीज़ जो ठीक ठाक हो जाए। बिकॉज अभी ब्रेक्जिट में क्या है कि ट्रेड से वो किसी को मना नहीं कर सकते। जो ब्रेक्जिट की जो उसकी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसको मना नहीं कर सकते। तो पार्लियामेंट लॉ पास करना चाहते थे, बस उनकी मेजॉरिटी नहीं है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो बिल पास नहीं हो पाया, ओके ना। इकोनॉमी में ये जो मैं बता रहा था कि फाइजर वैक्सीन से प्रॉब्लम क्या क्या है इंडिया को, मतलब प्रॉब्लम मीन्स कि चैलेंजेस क्या क्या होंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी एक क्वेश्चन है, डज इट प्रिवेंट इन्फेक्शंस? एनालिस्ट पॉइंट टू पॉसिबिलिटी दैट इट कुड स्टॉप समवन फ्रॉम गेटिंग कोविड सिम्टम्स बट नॉट फ्रॉम स्प्रेडिंग इट टू अदर। तो उन्होंने जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये जो कोविड से इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसमें जो सिम्टम्स हैं उसको रोक सकता है, ओके। बट ये दूसरे लोगों पे स्प्रेड नहीं होगा, इसको रोकने में सक्षम होगा या नहीं ये पता नहीं है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि वो जो स्प्रेडिंग है उसको रोक नहीं पाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इनिशियली आवर पोटेंशियल कोविड-19 वैक्सीन विल नीड टू स्टोर एट -75 डिग्री सेल्सियस टू +15 डिग्री सेल्सियस। तो -75 टू +15 पे तो इतना टेम्परेचर होना चाहिए इसका। अब इसके लिए क्या है दैट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट नो कंट्रीज है रियली बीन प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो उन्होंने कहा कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो इसके लिए प्रिपेयर है। भाई -75 डिग्री सेल्सियस पे कहाँ कोई रख पाएगा। और ये ऐसा तो है नहीं कि हाँ चलो ठीक है एक दो डिस्ट्रिक्ट में करना है, पूरे इंडिया में करना पड़ेगा। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल्स को वैक्सीनेट करना पड़ेगा एक एक एरिया में, ओके। सो दैट इज़ द थिंग। ये अच्छा ये कोई भी कंट्री प्रिपेयर नहीं है। दीज वैक्सीन आर गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड देयर स्टोरेज डिलीवरी विल बी चैलेंज। तो इन्होंने कहा कि ये वैक्सीन एक्सपेंसिव भी होंगी क्योंकि वहाँ से कराना और यहाँ पे लेके आना, इनको स्टोरेज करना। दूसरी बात स्टोरेज के लिए भी इन्होंने बोला है कि स्टोरेज एंड डिलीवरी विल बी चैलेंज। तो स्टोरेज तो मान लीजिए चलो ठीक है कोल्ड स्टोर में करके माइनस टेम्परेचर में करके कर दिया, ओके। बट इनकी ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो टेम्परेचर उतना ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइप की गाड़ियाँ और वैन्स वगैरह बनवानी पड़ेंगी, ओके। Now, according to general capacity of existing cold storage warehouse in India can store only where between 4 to 5 करोड़ doses of vaccine। तो उन्होंने कहा तभी इंडिया की जो कैपेसिटी है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 4 से 5 करोड़ केवल वैकेंसी ही इंडिया क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। लेकिन अभी इंडिया की पॉपुलेशन हम देख लीजिए 125 करोड़ नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, वो तो ऑफिशियल डेटा है, आप समझ रहे होंगे 135-40 करोड़ भी हो गया होगा, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, ओके। सो दैट इज़ अ थिंग। नाउ इट कम्स टू लिटिल सरप्राइज देन that while Pfizer had arrangement with some government in the west to supply limited dose of vaccine, most Asian African countries are more inclined to handle a vaccine that can store closer to room temperature। तो उन्होंने अभी ये सरप्राइज की बात है, इन्होंने कहा है ऑथर ने
कि अभी फाइजर की जो वैक्सीन है, फाइजर जो फार्मास्यूटिकल वहाँ पे कंपनी है, उन्होंने कहा है क्योंकि लिमिटेड वैक्सीन सप्लाई करेंगे। दूसरी बात, जो मोस्ट एशियन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो ऐसी वैक्सीन चाहते हैं जो रूम के टेम्परेचर पे भी वर्क करे, बिकॉज इंडिया में तब भी ठीक है, अफ्रीका की हालत तो और ही ख़राब है। सो दैट इज़ आई थिंक, ये इसलिए मैंने वो जो फाइजर वाला था ऊपर मैंने डिस्कस नहीं किया था, इसमें आपको सारे चैलेंजेस मिल गए। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। आई थिंक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है इसमें, कोई मुंबई इंडियंस फिर से जीत गई है। अब जो लोग पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोअर पीसीएस की, तो वो लोग ध्यान रखेंगे कि वो ऐसा ही पीसीएस में पूछ लेता है कि चलो ठीक है, वो ये भी पूछ लेगा आईपीएल हुआ क्या था, कहाँ था। ओके, ये भी पूछ लेगा कौन सी ऐसी टीम है जो 5 बार आईपीएल जीत चुकी है, तो ये भी हो सकता है। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। सीएसके 3 बार जीती है, याद रखे रह गया, और एमआई 5 बार जीती है। अब अभी एक एडिटोरियल जो हमने लेफ्ट किया था, इसमें वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको एक रफ हो देता हूँ, आपको खुद ही लगेगा कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट डिड नॉट हैपन, बीजेपी रन अवे फ्रॉम ड्राइवर्स ऑफ महागठबंधन डबल इंजन एट दिस टाइम अराउंड। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो महागठबंधन का डबल इंजन है उससे बीजेपी भाग जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। वन इंजन से अर्ली सीम टू हैव फेल्ड, तो उन्होंने कहा एक इंजन तो पक्का फेल होना है, बट डबल इंजन आर ओनली टेम्परेरी अरेंजमेंट ऑन वन से इट इज इंक्लाइन इन कवर, वन इंजन गॉटन रिड ऑफ सो बिहार सागर कैमरी स्टम डप्ट एज दिल्ली से पटना फिर भी ना मिले सजना। इन्होंने वो कोट किया बॉलीवुड का सॉन्ग। ओके, तो उन्होंने कहा है हुएवर ऑक्युपाइड द सीएम चेयर इन पटना 5 टेक अवे विल रिमेन, तो उन्होंने कहा जो भी सीएम की चेयर लेगा पटना में 5 टेक अवे, उसको 5 चीज़ें जो रहेंगी वो रिमेन होंगी 5 टेक अवे। ठीक है, फर्स्ट, सम ऑफ द डिसमे ऑफ द डिट्रैक्टर ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ मोदी सीम्स टू बी स्टेबल फैक्टर इन बीजेपी, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की, अब इसमें उन्होंने पूरा प्रेज किया है नरेंद्र मोदी जी को कि बीजेपी की जो स्टेबिलिटी है मोदी पे डिपेंड करती है, मोदी सारी मतलब मोदी पे लोगों को ट्रस्ट है, तो ये सारी चीज़ें इस पर उन्होंने दे रखी है कि मोदी एक चेहरा है जिसके मोदी की पॉलिसी अगर फेल होती है, अगर मोदी का चेहरा फेल होता है तो पूरी बीजेपी पार्टी गड़बड़ हो जाएगी, लड़खड़ा जाएगी, तो ये बातें इन्होंने करी हैं यहाँ पर। सेकंड जो बात है, बिहार बराट और बोथ relationship between the BJP and JDU will something to watch, of course, for Nitish who burnt his bridge with non-BJP party in 2017. The options are limited, तो एक कोलिजन की बात हो रही है कि नीतीश पहले दूसरी पार्टी में थे, फिर इसमें आगे, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए कुछ भी। ठीक है, थर्ड में बात की हमारे रिलेशन ऑफ नीतीश मीन द बीजेपी नाउ हैज़ अ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट टू डिफीट द आरजेडी इन द सेंस स्टीलिंग नीतीश कुमार फ्रॉम द एनजी इस सोन द बीजेपी। तो अभी उन्होंने इसमें क्या दिया मैं आपको बताता हूँ। इसमें उन्होंने कहा कि 2017 के पहले नीतीश जो है नॉन बीजेपी पार्टी में था, अभी वो बीजेपी में आ गए, बीजेपी ने इनको अपने में मिला लिया। ठीक है, तो अभी इसमें सेंट्रल थॉट यही है ऑथर का कि बीजेपी भी जो है वो चाहती है, वो पावर ड्रिवन है, मतलब उसको पावर चाहिए, इसलिए उसने नीतीश से अलायंस किया। बीजेपी को केवल पावर ही पावर चाहिए। ओके, तो पावर किसी भी केस में वो ले सकती है। फाइनली एंड बिगिन विदाउट रेफरेंस टू द विक्ट्री, तो उन्होंने कहा again without reference to our loss of India in Bihar election in the state and party performance should convince analysts who continue the skeptical about the future dominance of the BJP। तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी यहाँ पे हारती है तो मोदी का चेहरा जो है वो ऐसा माना जाए कि वो बिहार में फेल हुआ है, और उसके बाद देखना ये होगा कि उसके बाद बीजेपी पार्टी के लिए कौन सा चेहरा होगा और कौन संभालेगा। सो दैट इज़ अ थिंग, इंपॉर्टेंट नहीं था, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट और फॉर टुडे गाइस। अगर आपने यहाँ तक देखा तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, आपको समझ में आया होगा। कोई सजेशन हो आप उसको दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पर डे बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, पर डे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सुबह पढ़ लीजिए कीजिए, 2-2.5 घंटे, मतलब समझ लीजिए कि आप खुद से अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे 3-4 घंटे आपको लगेंगे, 3 घंटे मैक्सिमम लगेंगे, क्योंकि आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट जो है, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी सजेशन है आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ओके गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।